नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल पर जीव विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो 27 फरवरी 2023 आगामी परीक्षा में होने वाले परीक्षा के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम अपने इस वीडियो में आए हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना ताकि हर एक क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीव विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाली आगामी परीक्षा 27 फरवरी 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ, हम अपने अंतरात्मा के साथ कहते हैं कि एक भी इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए। और ये क्वेश्चन सारे लेसन वाइज बना के दे रहे हैं, 4 दिनों में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट, इन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। इससे बाहर एक भी प्रश्न आ जाए अगर तो कहना, जो कहोगे वो हार जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वह स्थान, पुष्प का वह स्थान बताइए जहाँ पर बीज का निर्माण होता है। तो भैया याद रखना कि बीज का निर्माण होता है बीजांड में। कहाँ होता है? बीजांड में। अगर कहे फल का निर्माण कहाँ होता है तो याद कर लेना, फल का निर्माण होता है अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वन लाइनर में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में। और फल का निर्माण होता है अंडाशय में, ठीक। अगला क्वेश्चन 200 और 112, 200 और 112 क्या? परागकण, लग बीजाणु, पराग कण की बात हो रही। परागकण जो पराग कोश के अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं? जो लघुबीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, इस टाइप में बनते हैं, उसके अंदर की बात हो रही है। 200 हो चाहे 112, क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने दोनों को रख दिया। चाहे 200 हो चाहे 112 हो, लघुबीजाणुओं के निर्माण हेतु लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? बताओ भैया। अगर 200 हैं, अगर 4 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि चतुष्फल की संरचना होती है किसकी? परागकोश की। अगर उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो बताओ 50-50 बनेंगे? नहीं बनेंगे। 50-50 बनेंगे। अगर वहीं पर 112 अगर बात की जाए, 112 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 भागों में तो कितने कितने बनेंगे? 28-28 आएंगे, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में, 200 पूछे चाहे 112 पूछे चाहे 400 पूछे, 400 को अगर 4 भागों में डिवाइड करेंगे 100 आएगा, तो 100 तुरंत आंखें बंद करके लगा देना। अगर 112 है तो 28 पर तुरंत आंखें बंद करके लगा देना। अगर 200 है तो 50 पे तुरंत, मतलब 4 भागों में डिवाइड करना उसको, ठीक। जो डिवाइड कर दोगे ऑटोमेटिक वो आंसर आपका ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। कह रहा है कि एक पुष्प के समस्त सहायक अंग, पुष्प नहीं लिखा है, पुष्प के समस्त सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? देखो ये बना है आपका पुष्प की अनुप्रस्थ काट बनी है, ये पुष्प की एक अनुप्रस्थ काट हमने बना ली, ठीक ठीक। ये पुष्प की अनुप्रस्थ काट है जिसमें नीचे वाला भाग होता है क्या? बाह्यदल, बाह्यदल पुंज होता है, ठीक। याद रखना ना, नीचे वाला कौन सा भाग होता है? बाह्यदल पुंज। ये कौन सा होता है? दलपुंज, दलपुंज। ये जो होते हैं परागकोश होते हैं, क्या होते हैं? परागकोश, परागकोश होते हैं। ये होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है। ये होती है इधर वर्तिका, याद कर लेना। अब इसमें ऐसे आपके ये क्वेश्चन पूछे, ये अंदर वाला भाग होता है अंडाशय, कौन सा होता है? अंडाशय होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि बताओ इसमें नर भाग कौन सा है? नर भाग कौन कौन से होते हैं? तो नर भाग हमेशा 2 होते हैं। एक तो होता है परागकोश, कौन सा होता है? परागकोश होता है, उसी को बोलते हैं, उसी के नीचे जो परागकोश जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। और मादा भाग कौन कौन सा होता है? मादा भाग कौन सा होता है? मादा भाग याद रख लेना कि 3 भाग मादा भाग बनते हैं, जिसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि फल का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया अंडाशय में होता है। बीज का निर्माण बीजांड में होता है। नर भाग को पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुमंग। उसी को बोलते हैं पुंकेसर। पुमंग की इकाई को, पुष्प की इकाई को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक। याद कर लेना। मादा को बोलते हैं जायांग और इसकी इकाई को स्त्रीकेसर, ठीक। याद कर लेना, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने रख दिया। अगला क्वेश्चन है परागण की परिभाषा बताओ। परागण की परिभाषा देखो, जब किसी इसे समझ लेते हैं, इसी डायग्राम से देखो, जब यहाँ से परागकण निकल कर इस वाले भाग पर पहुंचेंगे, कहाँ? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो उस पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं परागण, ठीक। तो ये हो गई परागण की परिभाषा। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण
और एक होता है परपरागण। याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, परपरागण। अच्छा, स्व मतलब होता स्वयं। क्या होता? स्वयं। स्वयं का पुष्प होना चाहिए, मतलब कि ये जैसे फूल बना हुआ है इस प्रकार से, जैसे एक इधर है फूल, ये पत्तियां बनी हुई हैं इधर, ठीक, इधर ये फूल बना हुआ था, ठीक, इधर एक और हम बना दे रहे हैं फ्लावर। बहरहाल ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, जहाँ ना समझ में कमेंट जरूर करना, ठीक, कमेंट करना। साथ साथ में आपको क्या करना है, कमेंट के साथ साथ में आपको जगह का नाम अपने जहाँ पर रहते हो और अपना नाम जरूर कर देना, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने बनाया, जब यहाँ पर एक और पुष्प बना देते हैं, यहाँ पर एक पुष्प, स्वपरागण मतलब होता है स्वयं का पौधा होना चाहिए। मतलब जब किसी पौधे के पुष्प से परागकोश निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, कहाँ, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो भैया उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? उसको स्वपरागण बोलते हैं। मान लो पास में पौधा खड़ा हुआ है, ठीक, और हवा के झोंके से या और उसके बाद में या कह लो कि जंतु के माध्यम से या जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से हिला डुला, हिलने डुलने के साथ में यहाँ जो परागकण थे इस पर जब आ जाएंगे परागकण, मतलब कि उसी जाति का पौधा होना चाहिए और उसी जाति के पौधे से निकलकर दूसरे जाति के, उसी जाति के पौधे के पुष्प पर जब पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, तो उसको बोलेंगे पर परागण, ठीक। हवा के झोंके से वाला याद रख लेना, हवा के झोंके से, ठीक, हवा के झोंके से जब जाएगा तो उसको बोलेंगे वायु परागण। क्या बोलेंगे? वायु परागण। जल के झोंके से जाएगा जल, तो जल परागण। कीटों के माध्यम से, कीड़े मकोड़े, कीड़े जो होते हैं, कीड़े जैसे मधुमक्खी होती है और तितली होती है, वो क्या करती है, फूलों का रस लेती है। फूलों के रस जो लेती है उस रस को क्या बोलते हैं? तो याद रख लेना भैया, मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस रस को? मकरंद बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो तितलियां और जो मधुमक्खियां फूल का रस लेती हैं जिससे शहद बनाती हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। उसी से शहद बनकर निर्माण करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश की आंतरिक परत क्या कहलाती है? जो भैया परागकोश होता है, इस प्रकार संरचना बनी होती, ठीक। ये परागकोश की है, किसकी? परागकोश की, मतलब ये वाला भाग हमने बता रहे हैं, ये वाले भाग की, ठीक। ये परागकोश है। अब ये परागकोश किससे जुड़ा होता है? यह पुतंतु से जुड़ा होता है। याद रखना, किससे जुड़ा होता है? पुतंतु से। अब इसके अंदर की संरचना कैसी होती? एक परागकोश की संरचना की अगर बात करें तो भैया चतुष्फलकी याद कर लेना। कैसी? चतुष्फलकी। परागकोश की आंतरिक संरचना को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ये भी याद कर लेना। लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। किसका होता है? परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण। अब परागकण का जो निर्माण होता है तो लघु बीजाणुधानी की, यानी परागकोश की, लघु बीजाणुधानी की जो आंतरिक परत होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेपिटम। और टेपिटम क्या करता है? टेपिटम ही आंतरिक परत है, किसकी? परागकोश की कह लो चाहे लघु बीजाणुधानी की कह लो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक। चाहे परागकोश कहो चाहे कहो क्या, लघु बीजाणुधानी, इसके दोनों के आंतरिक जो परत होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम क्या करता है? परागकणों को पोषण प्रदान करता है। याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन कि परागकणों को पोषण कौन देता है? वो टेपिटम देता है, ठीक। समझ में आ गया? टेपिटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण देना और परागकणों को विकसित करना, ठीक। परागकण का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। रंग कैसा होता है? पीला होता है, हल्का पीला। कितना होता है? साइज कितना होता है? आकार कितना होता है? आकार 25 माइक्रोन। याद कर लेना, ये सब चीज़ें हमने बता दी इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन, अनिषेक फलन क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता, लगातार पूछा जाता, इसे हमने इसे बता दिया। अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के, ठीक। जो बिना निषेचन के जो पौधे जो फल का निर्माण करते हैं, ठीक, किसके नीचे? बिना निषेचन के। जो बिना निषेचन के पौधे फल का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। फल का निर्माण करते हैं तो भैया उसको बोलते हैं क्या? अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं। देख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 2 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर पूछा जाता है कि बिना निषेचन के पौधे का जो पौधे में जो फल बनते हैं उस फल को बनने की क्रिया क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे केला, केले में निषेचन नहीं होता है, अनिषेक फलन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुभुरता की खोज किसने की थी? बहुभुरता का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भ्रूण से, जैसे कोई बीज है इस टाइप में, उस बीज से जब अनेक बीज निकलेंगे, अनेक भ्रूण निकलेंगे, ठीक। जैसे मान लो आलू बीज है, उससे देखना कभी कभी जब आलू बोया जाता है तो उससे एक इधर से पौधा निकलता है, एक इधर से पौधा निकल आता है, एक इधर से पौधा निकल, 4-5 पौधे निकल आते हैं। तो जब निकलते हैं वो भ्रूण जो निकलते हैं बहुत सारे निकल रहे हैं ना, तो बहुत सारे से बना
बहु और भ्रूणता मतलब भ्रूण, तो उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। मतलब एक बीज से अनेक भ्रूण निकलना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1719 में। याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा जाता है। हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन देख लो भैया, किसे कहते हैं? जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कक्षा 12 में जुड़े थे बच्चे, शिवराज सिंह में जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम, ठीक, और जो पढ़कर जा चुके हैं, उनसे सबसे यही हमारी गुजारिश है कि जितने हमने वीडियो बनाए हैं बायोलॉजी से संबंधित, एक एक वीडियो डिटेल में देखना। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, शिवानी कनौजिया, निधि, शिवानी यादव, शिवानी यादव नहीं है, शिवानी सिंह है, हाँ, शिवानी सविता है। ठीक, और भी अदर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चन में कहाँ जहाँ पर डाउट आए, हमारा नंबर है ये, किसी के पास ना हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना। अभी 3-4 दिन हम आपको 24 के 24 घंटे हम समझ लो आपकी सेवा, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जहाँ पर जो बायोलॉजी में आप कहीं से क्वेश्चन करो, चाहे जहाँ से करो, हम आपको पूरा तुरंत बताएंगे। कि ये नहीं कि तुरंत थोड़ी देर के बाद बताएंगे, ऐसा करना, सुबह कॉल करना, कोई ज़रूरत नहीं। आप फ़ोन करिए, नंबर उठाए, नंबर हमारा ये लिखा, फ़ोन करिए। जहाँ में ना समझ में वीडियो संबंधित कमेंट करें, ना कमेंट करना तो कॉल करिए, ना कॉल करना तो व्हाट्सअप करिए, कहीं भी करिए। लेकिन आपको क्वेश्चन डाउट अगर लगे, बीजों का प्रकीर्णन देखो इसे कैसे। जैसे मान लो कोई फल है, जैसे अरंडी, देखिए रंडा जो पेड़ होता है अरंडी का होता है, जब वही चलती है तो उससे उस अरंडी की जो फलियां होती है उससे क्या होता है? बीज फैलते हैं, आवाज़ आती, चट चट की आवाज़ आती है, उससे बीज फैलते हैं। तो बीज का दूर दूर फैलना, कहाँ कहाँ गिरेंगे? ज़मीन पे गिरेंगे। ज़मीन पे गिरेंगे तो वो दूर दूर फैल गए कि नहीं? तो वही चीज़ होती है बीजों का दूर दूर फैलना। क्या होता है? दूर दूर फैलना। उसी को बोलते हैं क्या? बीजों का प्रकीर्णन। समझ में आया? बीज फल से अलग हुए, चिटके, फल चिटका, विकसित हुआ, परिपक्व हुआ, उससे बीज अलग अलग गिरे, दूर दूर गिरे। तो उसी को जो दूर दूर गिरे, उसी को बीजों का दूर दूर गिरना है क्या कहलाता है? बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। किसके माध्यम से अच्छा फैलते हैं? बताओ, किसके माध्यम से गिरते हैं? हवा के माध्यम से गिरते हैं। गिरते कि नहीं गिरते हैं? ठीक, जंतु कोई बैठता है, जंतु के माध्यम से फैलते हैं। फैलते कि नहीं फैलते? कीट के माध्यम से कोई कीट बैठा तब फैल गए, तब चिटक गए, ये फैलते हैं। तो वही चीज़ पर मतलब कि 3 महत्व उसके बता देना। ठीक, बीजों के मिलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन इस लेसन के हैं। तो 15 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मतलब छोड़ना नहीं है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, लगातार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको भी रख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो है, आभासी फल किसे कहते हैं? आभासी फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण जो है कहाँ होता है? पुष्पासन से होता है। कहाँ होता है? जिनका निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन से होता है। उन फलों को क्या बोलते हैं? आभासी फल। आभासी फल कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेब और दूसरा होता है स्ट्रॉबेरी। याद कर लेना कि आभासी फल किसे कहते हैं? तो आभासी फल का निर्माण हमेशा वो फल जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है, या कह सकते हैं बाह्य दल से भी होता है, या फिर कह सकते हैं दलपुंज से होता है। ये सभी जो भाग सहायक होते हैं फल के निर्माण में, उन फलों को बोलते हैं क्या? आभासी फल। और आभासी फल में कौन से फल आते हैं? सेब आता है और स्ट्रॉबेरी आता है। अगला क्वेश्चन है असंजनन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है असंजनन। ये बहुत बार, जैसे कि अनिषेक फलन होता है उसी प्रकार से असंजनन होता है। तो ये डिफिनेशन याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, असंजनन मतलब असंजनन की परिभाषा पता क्या है? बहुत सरल परिभाषा है। कभी कभी जब पौधा होता है, मान लो ये पौधा है, सपोज दैट, आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ये जैसे पौधा खड़ा है, तो इस पौधे के जो जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन जब नहीं होगा तो इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जब इसमें निषेचन नहीं होगा या युग्मक संलयन नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब नहीं होगा, क्या? जब पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा या युग्मक संलयन नहीं होगा, तो ऐसे पौधे जब नए पौधे के रूप में बनते हैं, ठीक, जब ऐसे पौधे नए पौधे के रूप में बनते हैं या नए पौधे का निर्माण जब हो जाता है, ठीक, युग्मक संलयन के बिना और युग्मक संलयन के बिना, अर्धसूत्री विभाजन के बिना जब नए पौधे का निर्माण होता है, तो उस
उस क्रिया को बोलते हैं क्या? असंग जनन। क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। याद कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसको रख दिया। अगला क्वेश्चन, भ्रूण कोश किसे कहते हैं? भ्रूण कोश देखो क्या होता है। ये क्वेश्चन हम आपको भ्रूण कोश जो है अपनी लैंग्वेज समझाते हैं, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जब समझ नहीं आएगा, अगर किताबी ज्ञान अगर पढ़ेंगे तो आपको किताब से कभी कभी ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपको कभी समझ जिंदगी में नहीं समझ में आएंगे, उनको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ को हम समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाइए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर भ्रूण कोश की बात करें या भ्रूण पोष की बात करें, ठीक है, दोनों नाम एक ही, बस केवल इसमें अंतर कहाँ आता है? अंतर ये आता है कि इसमें है भ्रूण कोश और इसमें क्या है? भ्रूण पोष। देखो, भ्रूण का मतलब होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मनज। भ्रूण का मतलब क्या होता है? युग्मनज। युग्मनज यानी कि वो छोटी अवस्था, छोटी इकाई को कहा जाता है जिससे किसी बीज का निर्माण होता है, जिससे किसी बीज का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है। पहले, सबसे पहले बीज का निर्माण होगा, उसके बाद फल का निर्माण होगा, कि पहले फल? तो पहले हमेशा याद रखना, फल का निर्माण होगा, उसके बाद बीज का निर्माण होता है। मतलब कि ये कहने का है कि भ्रूण की वो छोटी अवस्था, वो छोटी इकाई है जहाँ से बीज या फल का निर्माण होता है। अब बताओ, कोश। कोश मतलब एक ऐसा स्थान, क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, याद रख लेना, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी कोशिका जहाँ पर क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक, इसी में देखो अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का मतलब होता है भ्रूण यानी युग्मनज। हमने बताया कि क्या होता है? युग्मनज। युग्मनज यानी कि छोटी अवस्था, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। किसी बीज की, फल की छोटी इकाई को बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। ठीक, अब पोष का मतलब होता है पोषण। भैया, जो पोष जो होता है उसको बोलते हैं पोषण, यानी कि भ्रूण को, युग्मनज को जो पोषण प्रदान करता है उसे कहा जाता है भ्रूणपोष। ठीक, छोटी सी डिफिनेशन थी, समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर ना समझ में आएगा फिर से बता दे रहे हैं। भ्रूण की सबसे छोटी इकाई को माना जाता है, कभी कभी पूछ जाता है भ्रूण किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं। ठीक, या अभी आगे लेसन आएगा उसमें शिशु। सबसे छोटी अवस्था होती है भ्रूण। ठीक, यही भ्रूण जब आगे डेवलप हो जाता है तो मानव में या जंतुओं में शिशु का निर्माण कर लेता है, और जो बीज, जो फल होते हैं उसमें किसका निर्माण कर लेगा? बीज का निर्माण कर लेता है। याद रख लेना। तो जो भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। ठीक, भ्रूण को पोषण प्रदान करना ही भ्रूणपोष कहलाता है। अगली क्रिया थी निषेचन क्रिया। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। जब परागकण, परागकोश से परागकण निकल कर जब मादा के, कहाँ? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? मादा के वर्तिकाग्र भाग पर पहुँचते हैं। तो ये पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती? परागण कहलाती। परागकण यहाँ लिख दे। परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, पहुँचने की क्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। और परागण की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, ठीक, तो वो, ये वर्तिकाग्र था, ये अंडाशय वाला भाग है, इसमें जब आता है, पहुँचता है। ठीक, जब पहुँचता है तो पहुँचने के बाद में उसी को बोलते हैं क्या? निषेचन। या कह सकते हैं परागकण और जब अंडाशय, ठीक, जब मिलते हैं, मिलने की क्रिया को निषेचन, संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलयन। और संलयन को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। ये था पार्ट 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए। ठीक, अच्छा, एक बात चीज बता देते हैं कि कीट परागण बताओ किसमें होता है? कीट परागण क्वेश्चन है कि कीट परागण जिसमें होता है बताओ किस प्रकार में होता है? तो याद रखना, कीट परागण साल्विया के पौधे में होता है। किसमें होता है? साल्विया के पौधे में। याद कर लेना, क्वेश्चन छूट रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कीट परागण किसमें होता है? साल्विया के पौधे में। जंतु परागण बताओ किसमें होता है? कुमुदनी। जो जली पौधे हैं, जली पौधे कुमुदनी। कीट परागण जो कीट के द्वारा होते हैं। ठीक, अच्छा, वायु परागण बताओ किसमें होता है? वायु परागण किसमें पाया जाता है? किस प्रकार पौधों में पाया जाता है? तो याद रखना, मक्के में होता है। कहाँ होता है? मक्के के पौधे में वायु परागण पाया जाता है। ठीक, और मक्के के पौधे में 1 करोड़ परागण बनते हैं। 1 करोड़ परागकण कितने बनते हैं? 1 करोड़ बनते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण। जंतु परागण कि जब कभी कोई जंतु इधर बैठता है या उधर बैठता है, इस पौधे, इस पुष्प से दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प पर, तीसरे पुष्प पर जब पहुंचता है तो उसके पैर में परागकण, छोटे छोटे परागकण चिपक जाते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं जंतु परागण। ठीक, लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 2 जस्ट नंबर, अगला लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दे रहे हैं फिर कि हमेशा जीव विज्ञान तभी आपकी पूरी कंप्लीट होती है जब आपको क्या आना चाहिए? चित्र। चित्र बना हो एक तरफ,
जब कभी लिखना, मान लो ये कॉपी है मिली आपको बोर्ड के कॉपी में, तो आपने जैसे पूछ दिया कि नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसका नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो भैया जब नर जननतंत्र के बारे में लिखना तो राइट साइड में बढ़िया चित्र बना देना, सुनहरा मस्त एकदम, एग्जामिनर कॉपी खोले दिल खुश, हाँ दिल खुश हो जाए जब, ठीक लगे उसको। तो ये चित्र जब बनाना, अगर टाइम मिले पेंसिल से बनाना, नामांकन करने की कोई जरूरत नहीं, नामांकन बस आपको 2-3 करने हैं, कितने करने, 2-3 कर देना नामांकन। उसके नीचे नर जननतंत्र का जरूर डाल देना, नर जननतंत्र का चित्र डाल देना, और हो सके तो थोड़ा कलर कर देना, अगर हो सके तो, टाइम मिले तो, वरना कोई जरूरत करने की कलर करने की नहीं है। अगर नंबर आपको भौकाली चाहिए तो आप हल्का सा कलर चला देना, पेंसिल वाला कलर चला देना, ठीक है। कलर आपको करना ही नहीं है पहली बात, लेकिन पेंसिल वाला कलर चला देना, पेंसिल वाला वो भी, स्केच नहीं, स्केच चलाओगे दोनों तरफ छप जाएगा, बेकार भद्दी कॉपी लगेगी, ठीक। तो जो दूसरे जो लेसन है, बस 2 ही 3, दूसरा और चौथा, शायद चौथा 5वां लेसन ऐसा है जिसमें चित्र हैं, बाकी बायोलॉजी में आपके चित्र है ही नहीं ज़्यादा, ठीक। वो तैयार कर लेना। जैसे अंडाणु का महत्वपूर्ण चित्र है, शुक्राणु को बार बार लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बने, नामांकित चित्र की बात करें तो केवल नामांकित चित्र देना है, बाकी दुनिया की डिटेल नहीं लिखनी है आपको। अंडाशय का चित्र, अंडाशय का चित्र क्या है तो अंडाशय चित्र है। आर्थोचक्र किसे कहते हैं बताओ, आर्थोचक्र भैया माहवारी किसे कहते हैं, महावारी जनन का चित्र और नर जनन तंत्र का चित्र, ठीक। ये याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने बता दिए। चित्र के माध्यम प्रदान करने का कार्य करते हैं, कौन कार्य करता है, सर्टोली कोशिकाएं काम करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नर जनन तंत्र, ठीक है। क्वेश्चन है, टिप्पणी है, आर्थोचक्र, आर्थोचक्र को सामान्य भाषा में बोलते हैं भैया माहवारी, क्या बोलते हैं माहवारी, या कह सकते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन बोल सकते हैं, ठीक, रजो दर्शन। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं भैया, इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट भाषा में बोलते हैं एमसी, ठीक। अब तो समझ गए होंगे, जो मादा प्राइमेट्स में कितने दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद दोहराई जाती है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इसमें सहायक होते हैं, तो FSH, LH और एस्ट्रोजन, ठीक। ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो आर्थोचक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है दुग्ध स्रावण, किसे कहते हैं, जब बच्चा गर्भाशय में पल रहा होता है तो स्तन ग्रंथियों में उतने समय, उस टाइम 6 महीने के बाद जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उतने टाइम स्तन ग्रंथियों में जो दूध का निर्माण करते हैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा ही स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध का निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन से, याद कर लेना, ठीक है। जो बच्चे के लिए विकसित होने के लिए जो दूध का निर्माण करता है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला क्या है, सगर्भता, सगर्भता का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है। सगर्भता का मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मादा में, मनुष्य में, मादा में कितने दिन की होती है, 9 माह 5 दिन की होती है, ठीक। सगर्भता के दौरान पहले तिमाही में, पहले महीने में किसका निर्माण होता है, हृदय का निर्माण होता है। किसका होता है, हृदय का। हृदय की धड़कन को किस यंत्र से सुना जा सकता है, तो स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। किससे, स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है, ठीक है। पहले महीने में हृदय का निर्माण होता है, उसकी धड़कन को किसको से सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। और दूसरी बात, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भ्रूण की जांच, भ्रूण की जांच, किसकी जांच, भ्रूण की जांच के लिए, भ्रूण की जांच जो डॉक्टर लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, भ्रूण की जांच की पहचान के लिए जो की जाती है, लड़का होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो बताओ किस, उस जांच का नाम क्या है। अल्ट्रासाउंड ना बता देना कि अल्ट्रासाउंड है, तो उसको बोलते हैं उल्बेवेधन विधि, उल्बेवेधन परीक्षण बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, ठीक। एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एमनियोसेंटोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद कर लेना ये सगर्भता। अगला क्वेश्चन है प्रसव, जब गर्भाशय से बच्चा विकसित हो जाता है तो 9 महीने 5 दिन के बाद प्रसव होता है, ठीक। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद कर लेना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो प्रसव के दौरान एक्टिवेट होता है। अगर ये प्रसव के दौरान एक्टिवेट न हो तो महिला की मौत हो जाती है। इसको बाहर से भी लगाया जा सकता है, नर्सों के द्वारा इंजेक्ट किया जा सकता है, शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। क्या किया जाए, इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन जब स्रावित नहीं होता है तब, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका किसे कहते हैं। देखो, अगुणित कोशिका पुरुष का शुक्राणु, ठीक, अगुणित कोशिका है। नर का शुक्राणु अगुणित कोशिका है, मादा के अंडाणु अगुणित कोशिका है। जब तक ये अलग अलग हैं,
ये अगुणित है, ये अगुणित है। अगर ये भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विगुणित। अगर कहें कि भ्रूण जो है कैसी कोशिका है, भ्रूण में कैसी कोशिका है, तो द्विगुणित हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद किसी शिशु का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका बोलते हैं, ठीक। इतनी चीज़ पता चल गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है भैया। तो मानव में निषेचन, मान लो ये है, आपको चित्र बना के समझा दे रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से बनता है, क्या गर्भाशय बनता है, और यहाँ पर होती झिल्ली, और यहाँ पर होते अंडाशय, अंडाशय से अंडवाहिनी नलिका होती है, ठीक। अब ये बताओ, जब यहाँ से योनि में लिंग के द्वारा वीर्य जब पहुँचेगा, शुक्राणु पहुँचेंगे, ठीक, तो पहुँचने के बाद में कहाँ जाएंगे, ये फेलोपियन नलिका में जाएंगे, और फेलोपियन नलिका से अंडाशय से अंडाणु आएगा, तभी तो निषेचन की क्रिया प्रारंभ होगी, पूरी कंप्लीट होगी ना। तो ये पूछने का मतलब है कि निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। याद कर लेना कि मानव में निषेचन कहाँ प्रारंभ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। फेलोपियन नलिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। जब अंडवाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, यानी कि पुरुष महिला नसबंदी बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। याद कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताओ। लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है, ठीक। और वृषण के द्वारा, वृषण से कौन सा हार्मोन होता है, स्रावित होता है, दो हार्मोन्स होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है, और एक होता है आपका एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक। ये स्रावित होते हैं लीडिंग कोशिकाओं से। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, और दूसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जब गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो ये माता है, क्या है, ये माता है और ये पिता है। बताओ, इसका जब गुणसूत्र XY गुणसूत्र, और जब इसका मिलेगा XX गुणसूत्र, एक तो ये, एक ये, दो, और जब भ्रूण में पहुंचेगा तो ये हो जाएंगे 3, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल एक्स। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भ्रूण कोश में, तो 3x होती है, ठीक। आज जब पूछे कोशिका कितनी होती है, अगुणित होता है कि द्विगुणित, तो भैया भ्रूण कैसा हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ द्विगुणित। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना, द्विगुणित। पिता के शुक्राणु कैसे हैं, अगुणित। माता के शुक्राणु कैसे हैं, अगुणित। परागकण कैसा है, अगुणित। परागकण कैसा है, अगुणित, ठीक, अगुणित। अगला क्वेश्चन, सार्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है। मनुष्य के में जो वृषण होते हैं, क्या होते हैं, वृषण, वृषण होते हैं। उन वृषण में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम होता है। आर्तोचक्र किसे कहते हैं, बताओ। आर्तोचक्र भैया माहवारी किसे कहते हैं, आर्तोचक्र किसे कहते हैं, बताओ। आर्तोचक्र भैया माहवारी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। किसका, नर जनन तंत्र का। तो आपको बता दें कि जो नर में या पुरुष में जो भी सहायक जनन अंग होते हैं, सहायक जनन अंग, सहायक जनन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक जनन अंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वृषण, कौन सा होता है, वृषण होता है, नंबर 1 वृषण। नंबर 2 आदिवृषण, आदि वृषण। नंबर 3 वृषण कोश, वृषण कोश, ठीक। ये मुख्य अंग हैं। इसके बाद में जो सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग कौन कौन से हैं, देख लो। सहायक अंग में होता है वृषण, इसके बाद में शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। इसके बाद में आता है क्या, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। इसके बाद आता है शिश्न, ठीक, शिश्न। जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी, कॉपर्स, कॉपर्स ग्रंथि, और एक होती है कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। ये 2 ग्रंथियां होती हैं। सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं, 2, और सहायक जनन अंग कितने होते हैं, वृषण, ठीक। शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और शिश्न। अगर मुख्य अंग की बात कहें तो वृषण कोश कर सकते हो या अधिवृषण कर सकते हो, ठीक। ये था नर जनन तंत्र के बारे में। इसका चित्र जो बनता है इस प्रकार से बना सकते हो आप, ठीक। यहाँ पर ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक। और यहाँ पर ये मूत्रमार्ग होता है, ये शिश्न है, ये शिश्न है, ये मूत्रमार्ग है, ठीक। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक। बाकी डिटेल में आप, ये वृषण है, ये वृषण है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। वृषण और शुक्राणु,
शुक्राणु बनते हैं कहाँ, वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र, ये वाला चित्र बनेगा इसमें, ये तो यार भैंसी बनना ही नहीं चलो ये देख लो, ये है तुम्बिका, ये क्या है तुम्बिका, यहाँ पर होता है अंडाशय, और ये है गर्भाशय का चित्र। ठीक ठीक, इसमें क्या क्या होता है देखो, नंबर 1 जो मुख्य अंग होते हैं, अंडाशय होता है, मुख्य अंग कौन सा होता है, अंडाशय। इसमें याद रखना कि मुख्य अंग जो होता है अंडाशय होता है। जो सहायक मुख्य अंग, जो सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग, सहायक अंग कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर 1 गर्भाशय, नंबर 1 गर्भाशय, नंबर 2 होता अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका होती है। नंबर 3 होता है क्या, अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी नलिका हो गई, गर्भाशय लिखवा दिया। इसके बाद में कौन सी बची याद, हाँ इसके बाद बची भग और योनि, ये होते हैं आपके सहायक अंग। और जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, और बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं, ये होती हैं कौन सी, बार्थोलिन ग्रंथियाँ जो होती हैं ये होती सहायक ग्रंथियाँ। ठीक, ये था। अच्छा, मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है जो दुग्ध निर्माण में, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण करता है। ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन, ये क्या करता है, प्रसव के दौरान एक्टिवेट होता है। ठीक, एक होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स, वो होता है जो भ्रूण की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक, अगला शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन भैया किसे कहते हैं, तो शुक्राणु जनन जो कहते हैं उसको कहते हैं जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ होता है, जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। अंडाणु जनन के निर्माण की होने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में 3 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। बिल्कुल सेम इसी में कंडीशन वो भी लागू होती है, गुणन होता है इसमें भी, वृद्धि होता है इसमें भी, और परिपक्वन होता है इसमें भी। ठीक, चित्र कौन सा बनता है आप देख लेना, इस प्रकार से चित्र बना होगा। ठीक, इसके बाद 4 चित्र बने होंगे, ये था किसका, अंडाणु जनन का। और शुक्राणु जनन में इस प्रकार से चित्र बने होंगे। ठीक, ये दो सेल्स में टूटेगी, ये दो सेल्स में टूटेगी, इसके बाद में एक टूटेगा, फिर इसके बाद में 4 भागों में शुक्राणु यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ये था शुक्राणु जनन का, देख लेना एक बार, डिटेल में पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक, हमने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए। वृषण के 2 कार्य लिखिए, वृषण के 2 कार्य बताइए, कौन कौन से 2 कार्य होते हैं वृषण के। वृषण के 2 कार्य होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुमने रख दिया। वृषण जो है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु यानी शुक्र जनन बोलते हैं, शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, नंबर 1। ठीक, दूसरा नंबर है वृषण जो है, वृषण के अंतर्गत लीडिंग कोशिकाएं आती हैं। क्या आता है, लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं किसका स्राव करती हैं, कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं, लीडिंग कोशिका कौन से हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। दूसरा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग समझ में हो सकता ना है आपकी, लेकिन आवाज़ पे हमारी बात पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अगला है स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण की अवस्था क्या कहलाती है। भैया जब देखो, जब स्त्री के अंदर जब भ्रूण होता है ना, जब टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से मादा के अंडाणु और जो पुरुष के शुक्राणु को स्थापित किया जाता है, कहाँ, योनि के माध्यम से गर्भाशय में पेस्ट किया जाता है यहाँ पर, तो वही अवस्था कह रहा है कि स्त्री के में गर्भाशय के अंतरोपण में जब भ्रूण की अवस्था जब पहुँचाई जाती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो भैया उस अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टुला अवस्था। कौन सी बोलते हैं, ब्लास्टुला अवस्था बोलते हैं, याद कर लेना, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला अवस्था। ये बताओ कि भ्रूण को पोषण कौन देता है, भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। भ्रूण को पोषण कौन देता है, तो अपरा नाल देती है। कौन देता है, अपरा। ठीक, अपरा नाल देती है। ये बताओ, जब महिला अपने बच्चे को पहली बार, ये क्वेश्चन था कि दूध श्रवण में, जब पहली बार जब मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या करती है, दूध पिलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम पिलाती, कोलोस्ट्रम फर्स्ट टाइम। ठीक, कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं उसको। ठीक, ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब एक बार देख लेना, फिर से एक बार समझ लेना,
ठीक, सारे क्वेश्चन की लिस्ट हमारे पास है और हो सका तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। कल आपको मॉडल पेपर देंगे। बहरहाल इस मॉडल पेपर का आप डिस्क्रिप्शन में जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर आया था 2022 में, उसको डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप देख सकते हैं कि कितने आपको क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आगे बच्चों तक पहुँच सके। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में।